नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th और विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपका चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, और इसका लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और ये लेक्चर संख्या 27 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। मूल निवासियों का विस्थापन कंप्लीट कोर्स है, 1499 का। यह कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12, पूरा कंप्लीट कोर्स है। जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। और हमने इस चैप्टर का कुछ ये सब हमने देख लिया हुआ था, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। सब्सिडी अर्थव्यवस्था यहां तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले अध्याय में। सब्सिडी अर्थव्यवस्था क्या है? तो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही उत्पादन किया जाए, यह है सब्सिडी अर्थव्यवस्था। कि मतलब जितना आवश्यकता हो, पर्यावरण पर भी कोई दूषित प्रभाव न पड़े और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन उचित मात्रा में रहे, उसी को ही हम सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही उत्पादन हो, इसे ही हम सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद का मतलब एक ऐसी सघनता जहां अन्य अन्य संस्कृति के लोग एक साथ रहते हो, कई सारी संस्कृतियों का समावेश जब हो जाता है तो उसे हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों के लिए समानता के उपचार का अर्थ है। कुल मिलाकर यह जानना है कि जब यह टर्म तब यूज किया गया जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यूरोप से, एशिया से या अफ्रीका से बहुत सारे ऐसे लोग आए और फिर वह सभ्यता के साथ रहने लगे, कई सारी संस्कृतियों का समावेश हो गया, तो उस टर्म में इसे बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। टेरा नूलियस, यह टेरा नूलियस क्या है? दरअसल यह एक कानून है। यह कानून नियम बना था यूरोपीय देशों के द्वारा, और यह नियम टेरा नूलियस जो यह नियम बना था, यह किस पर बना था? उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशिक क्षेत्रों पर बना था। ठीक है, एक नीति जिसका अर्थ है कि किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना। मतलब जो औपनिवेशिक काल में जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो आपके यूरोप के जो देश थे उनका उपनिवेश था, यह दोनों महाद्वीप, तो वहां से बहुत सारे सामंतशाही लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो अधिकारी थे कंपनी के, तो वह लोग आए तो भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए यह नियम बना टेरा नूलियस। ठीक है। कैनबरा, कैनबरा आपका एक सिटी है और यह सिटी आपका ऑस्ट्रेलिया में है और यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, 1911 की बात है, 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वुडविल्ट्सबोर्ग बनाने का सुझाव दिया गया। कब? 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वुडविल्ट्सबोर्ग बनाने का सुझाव दिया गया। अंततः इसका नाम क्या रखा गया? कैनबरा। मतलब कैनबरा का ही पूरा नाम जो है वुडविल्ट्सबोर्ग है। ठीक है, ये है। ठीक है, और इसका नाम कैनबरा रखा गया। कैनबरा का जो शाब्दिक अर्थ है स्थानीय भाषा में वह है सभा स्थल। सभा स्थल, तो यह ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बना था? तो 1911 में बना था। और किस नए उसका पूर्ण नाम क्या था? तो वुडविल्ट्सबोर्ग था। ठीक है, और कैनबरा का जो स्थानीय भाषा में जो उसका अर्थ होता है वह होता है सभा स्थल। तो यह चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। गोल्ड रश, बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ी चीज, इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो आप लोग को मोटिवेशन देगा और यह भी बताएगा कि धन कमाने से अच्छा ज्यादा महत्व है कि धन बचा लिया जाए। ठीक है, मतलब बहुत जल्द कुछ लोग, यूरोप के कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान हो गए और धीरे धीरे वो कंगाल भी हो गए, और यह है गोल्ड रश। दरअसल गोल्ड रश का मतलब यह है, गोल्ड मतलब सोना और रश मतलब भीड़। कुल मिलाकर सोने को प्राप्त करने के लिए भीड़ एकत्र हो जाना, यही है गोल्ड रश। सोने की होड़ में या सोना प्राप्त करने के लिए
पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाना ही गोल्ड रश है। दरअसल ये एक कहानी है। कहानी क्या है, सच्चाई है। और यह सच्चाई ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कैलिफोर्निया सिटी, आप जानते हैं कैलिफोर्निया की स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां 20 से 25 लाख भारतीय आज हैं कैलिफोर्निया में। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टेट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो कैलिफोर्निया में 1840 के समय में कैलिफोर्निया में एक पुल बन रहा था। ठीक है, एक पुल बन रहा था, कोई इंजीनियर पुल बना रहा था। तो उसी पुल को बनाते समय उसके नींव जब खोदी गई तो वहां से सोना निकलने लगा। ठीक है, और वो पुल किससे बन रहा था, नदी में बन रहा था। कैलिफोर्निया के रिवर में पुल बनाया जा रहा था इंजीनियर्स के द्वारा। तो वहां के मजदूरों को कुछ सोने का कंकड़ मिला, मतलब सोने का एक मतलब टुकड़ा मिला। ठीक है, और उसके बाद तो समझिए भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग खोलते जा रहे थे और सोना मिलता जा रहा था। लोग खोलते जा रहे थे, सोना मिलता जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि वह सब मजदूरों में से किसी ने आकर, वो जो ठेकेदार था, ठेकेदार को बताया। ठेकेदार ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा, भाई शपथ लो, इस बात को बस यहीं तक, ये हम लोग जितने ठेकेदार या जितने मजदूर हम लोग जान रहे हैं, ये बात यहीं तक ही सीमित रहनी चाहिए। अब इस बात को आगे मत बढ़ाओ कि लोग न जाने कि इस रिवर से या इस पूरे क्षेत्र में खोदने पर, फॉरेस्ट खोदने पर सोना निकलता है। ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद और सब लोगों को शपथ दिलाई गई, कसम खिलाया गया। ठीक है, यह बात लीक मत नहीं होना चाहिए, हम लोग ही फायदा उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यह बात लीक हो गई। और उसके बाद कैलिफोर्निया की बहुत बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र था, अगले दिन उस समाचार पत्र में छपता है कि रिवर से सोना निकल रहा है। ठीक है, खोदने पर वहां की जमीनों से सोना निकल रहा है। ठीक है, आसपास। ठीक है, अब धीरे धीरे यह बात इतनी फैल गई कि लोग अपने घर से कुल्हाड़ी, हथौड़ा, जो भी कुछ खोदने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, सब लोग खोदने लगे और सब लोग अमीर बन गए। सबके पास सोना, जो जहां खोदता था सब सोना निकलता था। ठीक है, और यह गोल्ड रश है। अब समझिए यह बात यूरोप के देशों में फैल गई। यूरोप से लोग आने लगे क्या करने, सोना निकालने के लिए। कहां पर, कैलिफोर्निया में। अब समझ लीजिए यूरोप से अमेरिका तक आने का जो खर्च था $400 था पानी के जहाज से। लेकिन उस पैसे को, मतलब वह भी जो $400 था, वो $800, $1000 लिया जाने लगा। लोग एक नाव में या पानी के जहाजों में सैकड़ों लोग आए और पूरा कष्ट सह कर आए। यहाँ तक कि लोग आपस में मारपीट भी कर लेते थे, झगड़े कर लेते थे, कई लोगों का कत्ल हो जाता था। और वहां पर सब लोगों ने खोदा और अपार धन कमाया। कभी कभी यह भी आता है कि उस सोने से सोना प्राप्त करने वालों ने उतना नहीं कमाया जितना वहां पर सोना खोदने के लिए हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाल बेचने वालों ने कमा लिया। ठीक है, और यहां तक कि उस टाइम बहुत सारे लेखकों ने पुस्तकें प्रकाशित की जिसमें यह लिखा होता था कि कैलिफोर्निया में कहां जाएं, गोल्ड रश कैसे प्राप्त करें, कैसे सोना प्राप्त करें। कैलिफोर्निया तक जाने का नक्शा बताया जाता था मानचित्र में। ठीक है, कि आप कैलिफोर्निया में जाएंगे और एक बार एक हथौड़ी मारेंगे, तो क्या बोलते हैं, उदाहरण मारेंगे, सब सोना निकलेगा। और सच, यह बात सच थी। ठीक है, लेकिन देखिए यहां से लोगों ने लाखों करोड़ों कमाया। उस टाइम बहुत ज्यादा कमाया लोगों ने। लेकिन लोग इतने ज्यादा अमीर हो गए थे उस टाइम, जो लोग कष्ट सहकर यूरोप से कैलिफोर्निया आए, उसमें सब लोग अमीर हो गए, ज्यादातर लोग अमीर हो गए। और आप लोग देख सकते हैं यह पूरा जगह लोग अमीर हो गए। लेकिन इन लोग का धन टिका नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से इनके पास लक्ष्मी आई उसी हिसाब से लक्ष्मी चली गई, इनका धन टिका नहीं। ठीक है, और सब लोग ज्यादातर लोग कंगाल हो गए। और यह लोग जब क्या बोलते हैं, नदी के आसपास का इलाका खोदने लगे, वहां से सोना निकालने लगे। फिर उसके बाद आसपास के, जब वहां का सोना खत्म हो गया तो आसपास के पहाड़ों को निकालने लगे, खोदने लगे, और सब कुछ समतल हो गया। पूरी तरह से रेगिस्तान बना दिया लोगों ने खोद कर। ठीक है, इतना ज्यादा सोना निकला। लेकिन जितने भी लोगों ने, अब यह अभिशाप कहिए, वहां की मूल जातियों का अभिशाप कहिए, कि जितने भी लोगों ने वहां से सोना निकाला था, सोना प्राप्त किया था, वो पूरी तरह से ज्यादातर लोग अपने ही जीवन में कंगाली का जीवन जिए और दरिद्रता का जीवन जिए, और अंत में उनका अंत भी हो गया। और यह पूरा जब गोल्ड रश वाला जो पूरा इलाका है, आज इसे बोला जाता है घोस्ट टाउन बोला जाता है इसे। ठीक है, कोई रहता नहीं है, पूरा सुनसान वाला इलाका है पूरा घोस्ट टाउन का। ठीक है, यह आप लोग देख लें, यह है घोस्ट टाउन।
घोस्ट टाउन देखिए, लोगों ने वहां के पानी के आसपास जो नदी बह रही थी वहां पर लोगों ने खुदाई की, ठीक है, वहां से खूब सुना लिया, फिर आसपास के पहाड़ों को खोद निकाला और देख सकते हैं लोग बर्बाद भी हो गए, लोग बर्बाद हो गए जिनके पास यहाँ तक कि लोग जब वो जुआ खेलने जाते थे तो वहां सोना दाव पे लगाते थे, लोग सोना इतना इतना सोना उठाकर फेंकते थे, ठीक है, यूरोप में जाकर लुटाते थे, ठीक है। तो यह स्थिति थी गोल्ड रश की। यहाँ पर देख लीजिए, कैलिफोर्निया गोल्ड रश सोने की एक बड़ी भीड़ थी जो 24 जनवरी 1848 को शुरू हुई थी, जब जेम्स डब्ल्यू मार्शल ने कोलोमो कैलिफोर्निया में सटर्न मिल में सोना पाया गया। हाँ देखिए, यह सटर्न मिल था, मिल बन रहा था भैया, मिल बन रहा था और मिल खोदते मिल बनते समय ही यहाँ पर सोना मिला था एक मजदूर को। वो मजदूर ने बाकी मजदूरों को बनाया और उसके बाद तो मिल मालिक आया, मिल मालिक ने कहा भैया आगे बात न जाए यार, यही तक सीमित रहे, लेकिन किसी ने बात लीक कर दी, समाचार पत्र में छप गया, उसके बाद यूरोप से सब लोग भागे भागे चले आए, यूरोप की ज्यादातर आबादी यहाँ पर सोना खोजने के लिए आई, लोग अपने पास, लोगों ने इतना समझ लीजिए उस समय व्यापारियों ने बहुत ज्यादा धन कमाया, व्यापारियों ने भी बहुत ज्यादा धन कमाया, ठीक है। देखिए, अमेरिका और विदेश से लगभग 3 लाख लोगों को कैलिफोर्निया लाया गया, 3 लाख लोगों को कैलिफोर्निया लाया गया, और यह भी सच्चाई है कि 1 लाख लोग मर गए, 1 लाख लोग मर गए, ठीक है। जो भी रीजन रहा हो, मरने के पीछे आपस में लड़ाई झगड़ा भी लोग करते थे, मारपीट करने, जहां धन होगा वहां आतंक रहेगा ही, ठीक है। गोल्ड रश के कारण कभी कभी ऐसा होता था कि एक नाव में जब समुद्र में जब नाव चलती थी, जब पानी का जहाज चलता था, इतना ज्यादा उस पर मतलब कि लोग चढ़ जाते थे कि पानी भी क्या बोलते हैं, जहाज भी पानी में डूब जाता था, इस तरह से लोग मर गए और आपस में लोग हिंसा करके भी मर गए, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई वृद्धि, अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि, क्योंकि धन आ गया तो अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि भी हुई। यहाँ पर देख सकते हैं लोग किस तरह से पानी देख सकते हैं, नदी में लोग छान छान कर निकाल रहे हैं सोना, देख लीजिए, नदी में छान छान कर सोना निकाल रहे हैं, और सोना कैसे निकाल रहे हैं, देखिए बेलचा का प्रयोग लोग कर रहे हैं, हथौड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए नदी के झील में आसपास लोग सोना निकाल रहे हैं। तो यह जो घटना घटी थी कैलिफोर्निया में घटी थी, 1848 में घटी थी, जिसे गोल्ड रश कहा जाता है, मतलब सोने को प्राप्त करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाना। देखिए ये सब डिवाइस जो है आप लोगों का इक्विपमेंट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या बोलते हैं, बेलचे से, कुदाल से, कड़ाही से लोग सोना निकाल रहे हैं, देखिए। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि हुई, भाई धन आ गया तो औद्योगिक वृद्धि होगी। देखिए, गोल्ड रश के कारण पूरा अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई, रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग भी विकसित हो गए, बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन हो गया, क्योंकि धन आ गया लोगों के पास, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हो गया, ठीक है। गोल्ड रश इसे ही कहते हैं, गोल्ड रश। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, अगर आपको पता चले कि आपके सामने, आपके आसपास कोई खेत है जहां पर हम खोदने पर सोना निकल रहा है, खोदने पर कुछ पैसे निकल रहा है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, सब लोग सोचेंगे भैया जल्दी जल्दी जाओ और सोना चांदी लेकर आओ, वही स्थिति थी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल करना, तो यह काम तो उपनिवेशिक काल के राक्षसों का यह काम था, ठीक है, कि यह किसी क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाते थे और वहां के जो मूलवासी जो थे, मूल जाति जिनकी, उनको उनके ही जमीन से बेदखल करने की कोशिश करते थे। यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे हैं जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। दरअसल ब्रिटेन में एक प्रकार का नियम भी है, नियम था पहले उपनिवेशिक काल में, कि जो छोटा पुत्र होगा उसको उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ कानून, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस से बहुत सारे प्रवासी लोग जो थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए और वहां पर वह क्या पूरी तरह से मालिक बनकर रहने लगे, यहाँ पर अपना उद्योग धंधा चलाने लगे और यहाँ पे जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाकर काम कराने लगे, ठीक है। तो वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे, वो क्या बनना चाहते थे, क्योंकि उनको संपत्ति में हिस्सा मिल नहीं रहा है, वो अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया। अब कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में जाकर बस गए। अब देखिए, ये जो लोग आए थे यूरोपीय देशों से, इन लोगों ने कुछ फसलें उगाया यूरोप में, कुछ ऐसी फसलें उगाई
जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी। ठीक है, जैसे मक्का, मक्का की खेती केवल यह अमेरिका की दिन है, अमेरिका में मैक्सिको में मक्का की खेती होती थी। ठीक है, और यह मक्का यूरोप में तो उगाई नहीं जाती थी, तो ऐसी ही फसलों को उगाया गया मक्का। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मुनाफा कमाया गया। जैसे मान लीजिए यूरोप में गन्ना नहीं उगाया जाता था, ठीक है, गन्ने और मक्की की खेती उत्तरी अमेरिका में खूब हुआ और इससे लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा धन कमाया। ठीक है, अब खेती करने के लिए उनको मूल जो बासिंदे थे उनको बेदखल करना वह गलत नहीं मानते थे, वह चाहते थे कि बेदखल किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए मूलवासी जो थे, मूल जाति जो थे अमेरिका के, वह खेती करना नहीं जानते थे, खेती करना तो जानते नहीं थे, खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खेती करना तो उनको उतना ही धन से मतलब था जितना में उनका गुजारा चल जाए, वो अधिक लालची नहीं थे अमेरिका के मूल निवासी। ठीक है, लेकिन यहाँ यूरोपीय लोग क्या थे, यूरोपीय लोग पूरी तरह से धन कमाना चाहते थे, तो उनका यूरोपीय लोगों का यह कहना था कि जब यह अमेरिका के मूलवासी जो हैं यह संसाधनों का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर यह संसाधन इनके लिए नहीं है। ठीक है, तो जहाँ उपयोगी जमीन है, जो जरूरी चीज, जो उपयोगी जमीन है, उर्वर जमीन है, जो अच्छी फसल जहां तैयार हो सकती है, वहां से इन लोगों को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो वह यह मानते थे कि जहां अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं और लाभ कमाया जा सकता है, मूल वासिंदों को यहां से बेदखल कर देना चाहिए और उनको कहीं और ठिकाने पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार मूल वासिंदे जो हैं वो जमीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं। ठीक है, वह ऐसा मानते थे। अब बेदखल करने के तरीके क्या थे, जो वहां के मूल बाशिंदों को बेदखल किया गया यूरोपवासियों के द्वारा, धोखाधड़ी से ज्यादा जमीन ले ली गई। ठीक है, पैसा देने के वादा खिलाफी भी किया गया। ठीक है, जमीन बिक्री समझौता, जो नियम हमारे वहां भारतीयों के साथ ब्रिटिशों ने किया वही नियम। ठीक है, जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बाशिंदों को हटाने के बाद किया गया। ठीक है, चिरोकी कबीला, देखिए एक स्थानीय कबीला था जिसने काफी विरोध किया था, उस कबीले का नाम था चिरोकी कबीला। तो चिरोकी कबीला को खदेड़ने के लिए अमेरिका की फौज तब बुलानी पड़ी, अमेरिका की फौज भी बुलानी पड़ी, अमेरिकी फौज जो समय थी उसको बुलानी पड़ी चिरोकी कबीले को खदेड़ने के लिए। ठीक है, जमीन के अंदर सीसा, सोना और खनिज होने का पता चलने पर मूल बाशिंदों को उनकी स्थायी जमीन से भी धकेल दिया गया। अगर जिस जमीन पर बाकी खनिज धातुएं मिल रही हैं तो वहां के मूल निवासियों को वह जमीन भी छोड़नी पड़ी। तो यह सब बेदखल करने के कारण थे, बेदखल करने का तरीका था यूरोपवासियों, जो उपनिवेशिक काल की जो शक्ति थे उनका। सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 1970 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, कहां, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, देखिए कभी हमेशा तो भाई शोषण होगा नहीं, तो आधुनिक काल में कुछ ऐसे नए विचारक आए जो उदारवादी थे, अंग्रेजों में भी उदारवादी विचारक आए। ठीक है, जो इस तरह के शोषण की प्रवृत्ति नहीं चाहते थे कि इस तरह से मूल निवासियों के साथ, मूल जातियों के साथ शोषण हो, उनके धन का, उनके संस्कृति का, उनकी जातीयता जो पहचान है उसको मिटाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए 1970 के दशक में एक बड़ा परिवर्तन आया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में आया कि वहां के मूल निवासियों पर सरकार ध्यान देने लगी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत लगी कि अब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो है उनका नया रूप समझा जाए, मतलब उनको समझा जाए। ठीक है, कि उनकी क्या पहचान है। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया, मतलब यह पहचाना गया कि जलवायु और प्रकृति को वहां के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी सदियों से, हजारों वर्षों से वह जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी कला है। ठीक है, उनके पास भी अपना वैज्ञानिक सोच है, जिसकी वजह से वो प्रकृति और जलवायु को हजारों वर्षों से जान पहचान रहे हैं। ठीक है, मूल निवासियों की धरोहर, जैसे देखिए मूल निवासियों की अपनी धरोहर जो भी थी, जैसे मान लीजिए आज भी जैसे हमारे वहाँ जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति रहते हैं जंगलों में, भाई उनका कल्चर होता है ना, उनकी कहानियां होती हैं, कल्चर होता है, उनके अपने पर्व होते हैं, उनका अपना हस्तशिल्प होता है, उनकी बहुत सारी लोक कलाएं, लोकगीत होते हैं, जो क्या है, जो उनकी पहचान है। और सरकार भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनका संरक्षण हो, उनके संस्कृति का संरक्षण हो। ठीक है, वह उनकी संस्कृति न मिटे। ठीक है, तो वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी एक नया युग आया, परिवर्तन का युग आया। तो उन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उनकी धरोहर, जैसे उनकी लोक कथाएं, कपड़ा साजी, मतलब कि उनका कपड़ा पहनने का जो भी ढंग, उनकी चित्रकारी, हस्तशिल्प को सराहा गया। ठीक है,
उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वव्यापी शिक्षा विभाग खोला गया, विश्वविद्यालय विभाग खोले गए उनकी संस्कृति का अन्वेषण करने के लिए। आगे तो अनुसूचित जनजाति का जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उस पर शोध तो होते हैं ना, तो उनके उनके संस्कृति को समझने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए और संग्रहालयों में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया और मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। अब उसी मूल निवासियों में लोग अब आगे बढ़ने लगे, आधुनिक सोच के हो गए, ठीक है, वो पढ़ने लिखने लगे। तो पढ़ लिखकर जब वह आगे बढ़े तो उन्होंने अपना इतिहास लिखना शुरू किया, भाई अपनी संस्कृति को पहचान दिलवाया, ठीक है, और अपनी संस्कृति का आदर किया और उसे लोगों को समझाया कि वह एक महान संस्कृति के मानने वाले वह भी है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और यह आपका कम से कम 2 लेक्चर्स में यह आपका कंप्लीट हुआ है, मूल निवासियों का विस्थापन से संबंधित यह आपका पूरा चैप्टर। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।